देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है ना। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है ना, यानी कि त्रिसंकरण। ठीक है, त्रिसंकर संकरण। ये चीज क्या होता है, इस चीज को समझना है। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, सेम वही चीज है। जब दो या दो से अधिक आनुवंशिक विपर्यासी लक्षण को ध्यान में रखते हुए, है ना, जैसे यहाँ पर क्या मान लीजिए हमने ले लिया कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ये चीज ले लिया गया और इसका नाम है क्या है, ये चीज ले लिया गया। और इसी के अपोजिट में ले लिया गया स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, है ना। अब जब हाँ, ये तुम्हारा पेरेंटल जनरेशन है, P1 जनरेशन या P जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन, ये चीज है। अब यहाँ पर इन दोनों का होता है क्रॉस। क्लियर? और क्रॉस के बाद में यहाँ पर वही प्रक्रिया होगी, यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी, सेम यहाँ से कैपिटल वाई और यहाँ से स्मॉल वाई। क्लियर है? फिर यहाँ से कैपिटल आर और यहाँ से स्मॉल आर, ये चीज बनेगा आपका, है ना। और ये चीज जो है ये F1 पीढ़ी, ये क्या है आपका F1 जनरेशन है। और ये त्रिसंकरण की F1 जनरेशन है, त्रिसंकरण की F1 जनरेशन। क्लियर है? तो अभी जैसे अगर पूछा जाए कैपिटल टी मतलब लंबा, है ना, और कैपिटल वाई मतलब क्या था, ये पीला, है ना, और ये शुद्ध है। क्लियर है ना। और ये कैपिटल आर क्या है, गोल। मतलब यहाँ पर जो लिया गया है वो लिया गया लंबा तना, लंबे तने को लिया गया है। क्लियर है? और पीले बीज पत्र को, यानी कि उसको लिया गया जिसके बीज पत्र क्या है, पीले हैं, पीले बीज पत्र को। और ये कैपिटल आर का मतलब गोल बीज को। इसका मतलब तो लाल पीला होता है ना? बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पर अभी कल बताया गया था पीला गोल, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, यहाँ पर इसका नाम क्या था, पीला गोल। सर आप पहले कैपिटल आर फिर कैपिटल वाई लिखते थे, तो बात तो वही है भाई। तो इसमें से आर क्या है, पीला है कि गोल है? नहीं, आर जो है गोल है। क्लियर है? आर जो है गोल बीज है। अब क्या है, यहाँ पर ये चीज लिया गया लंबा तने, यानी कि क्या होता है, दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षण को लिया गया। क्लियर? और जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षण वाले पौधों को संकरण करा दिया जाता है, तो इस तरह के संकरण को हम त्रिसंकर संकरण, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं बहुसंकर संकरण भी कह सकते हैं। इस चीज को आप और क्या कह सकते हो, बहुसंकर संकरण। बस अंतर क्या है, यहाँ त्रिसंकर संकरण है तो यहाँ पर स्वाभाविक है 3 जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाला पौधा लिया जाएगा। 3 जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है। इसके पहले कल की क्लास में आपका द्विसंकर संकरण था, तो वहां पर आपने केवल इसको लिया था, है ना, मतलब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले पौधों के बीच में आपने क्रॉस करवाया था। क्लियर है? बस मेंटल ने क्या किया था, पादप पौधे के 3 गुण को लिया था, एक तो लंबाई वाले को, और एक जो है पीले बीज पत्र वाले को, है ना, और एक उन्होंने लिया था बीज का आकार जो था गोल, इनको लिया था। ठीक? और यहाँ पर सेम इसका अपोजिट में लिया था, ये तुम्हारा क्या है, बौना है ना, और ये क्या है, हरे बीज पत्र वाला है। देखिए, अगर इधर हम देखें तो यहाँ पर तना जो हो गया था, यानी कि किसके बीच में, बौने तने, और यहाँ पर हरा बीज पत्र, और स्मॉल आर क्या, झुर्रीदार था ना, तो ये चीज तुम्हारा हो गया झुर्रीदार बीज। इनके बीच में क्रॉस करवाया गया। जब इनके बीच में क्रॉस करवाया गया तो
यहाँ पर क्या हुआ, लंबा तना हुआ, यानी कि ये वाला प्रभावी लक्षण ये चीज आया, यानी कि यहाँ पर आपका लंबा तना। दूसरा पीले बीज पत्र, पीले बीज पत्र। और तीसरा जो है गोल बीज, लेकिन यही अंतर है कि यहाँ तो शुद्ध लंबा तना है, शुद्ध पीला बीज पत्र है, शुद्ध गोल बीज है, बट यहाँ पर क्या है, संकर है, हाइब्रिड है। यहाँ पर क्या है, क्योंकि संकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप संकर बीज ही या संकर संतति ही प्राप्त होता है। क्लियर है। और एक चीज और है, जैसे जो मेंडल साहब थे, तिर संकरण को इन्होंने पुनेट चौखाने में समझाया था। क्लियर है। पुनेट चौखाने का मतलब, इसको भी अगर पूरा एक चित्र देखा जाए तो एक चौखाना जैसे द्विशंकर क्रॉस में आपने देखा था, है ना, सेम वैसे यहाँ भी एक चौखाना टाइप है, उसमें पूरा प्रक्रिया है। लेकिन अभी यहाँ पर समझने के लिए केवल इतना ही है ना। द्विसंकर संकरण कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि द्विसंकर संकरण की सहायता से मेंडल साहब ने स्वतंत्र अपविभवन का नियम समझाया था, जिसमें काफी पंगा हो जाता है जीनोटाइप और फिनोटाइप को लेकर। क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सीधा आपका टॉपिक है, इस चीज को समझना है। तो त्रिसंकर संकरण क्या है, तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि त्रिसंकर संकरण वो है जिसमें 3 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच में क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। बस ये चीज लिख लो, इसे लिख लीजिए, जिसमें ऐसे लिख लो, जिसमें 3 जोड़ी विपर्यासी मतलब समझते हो ना, विपर्यासी मतलब होता है विपरीत होता है। ठीक है। हाँ, तो जिसमें 3 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है। लक्षणों वाले पौधों या पौधे के बीच में, पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है, पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है। क्लियर है। बस इसमें यही चीज होता है। और अगर पूछ लिया जाए, ये चीज आप तो लिख ही सकते हो कि त्रिसंकर संकरण के लिए मेंडल ने क्या क्या लिया था। तो त्रिसंकर संकरण के लिए मेंडल ने लंबे तने, पीले बीज पत्र और गोल बीज वाले पौधे को किसके साथ संकरण कराया था, बौने तने वाले पौधे के साथ, हरे बीज पत्र वाले और झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराया था। और इन्होंने ये पाया था, ये संकर है ना, संकर लंबा था ना, इस तरह से। हाँ, बस केवल इतना है। अब मेंडल ने 3, एक संकरण, द्विसंकर और ये त्रिसंकर, इसे लिख लीजिए इसे जल्दी से। चलिए हेडिंग बना लीजिए, मेंडलवाद का महत्व, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलिज्म, मेंडलवाद का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलिज्म, मेंडलवाद का महत्व। तो यहां पर ध्यान दो, मेंडलवाद का महत्व क्या होता है। तो भाई स्वाभाविक है कि मेंडलवाद में आपने अभी तीनों नियम देखा, इसके पहले भी कुछ अपलोड हुआ है सारी चीजें। एक तो प्रभाविता का नियम में आपने समझा कि प्रभावी लक्षण वे होते हैं जो कि संतानों में प्रकट होते हैं, और अप्रभावी लक्षण वो होते हैं जो कि अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो एक तो पहला महत्व यही हो गया कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों में भेद होता है ना। तो लिख लीजिए पहला महत्व लिखिए, प्रभावी, ऐसे मैं लिखवा दे रहा हूं, है ना, प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों में भेद होता है। पहला लिखिए, प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों में भेद होता है। प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों में भेद होता है। तो भाई इतना क्लियर है ना सबको कि प्रभावी लक्षण क्लियर रहता है और अप्रभावी, दोनों में अंतर बढ़िया क्लियर रहता है। दूसरा आपने देखा कि मेंडलवाद कहीं ना कहीं, जैसे मेंडल साहब ने अपने पहले नियम यानी कि प्रभाविता के नियम और दूसरा नियम
यानी कि पृथक्करण का नियम या जो है युग्मकों की शुद्धता का नियम, इस दो नियम को एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझाया था। तो और तीसरा नियम यानी स्वतंत्र अपविहन के नियम को द्विसंकर संकरण के द्वारा समझाया था, है ना। तो होता क्या है, जब ये क्रॉस होता है, जब संकरण होता है, तो संकरण के माध्यम से कहीं ना कहीं एक संकर संतति होती है ना, एक हाइब्रिड संतति होती है। तो दूसरा इंपॉर्टेंस ये हो गया कि संकर के माध्यम से अर्थात हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से जो भावी संतान होती, जो संतान आती है, तो भावी संतान के गुणों का ज्ञान हो पाता है, अर्थात एक नई प्रकार की संतान आती है जो कि पहले वाले माता पिता से बिल्कुल अलग होती है। क्लियर है? तो लिख लीजिए, अगला लिख लीजिए, संकरणों के माध्यम से, लिखिए संकरणों के माध्यम से, संकरण होता है ना, ओ का मात्रा लगा लेना, संकरणों के माध्यम से भावी संतानों के नहीं समझ में आ रहा है, गुणों का ज्ञान हो पाता है। संकरण लिखते हो ना, तो संकरणों कर दो, संकरणों के माध्यम से भावी संतानों के गुणों का ज्ञान हो पाता है, संतानों के गुणों का ज्ञान हो पाता है। लो मैंने लिख दिया, ठीक है। ये होता है जो भी भावी संतान होती है, भावी संतान मतलब समझ रही है, एक नई प्रकार की जिसको हम लोग संकर संतति बोलते हैं या जिसको हाइब्रिड प्रोजेनी बोलते हैं। तो उसको उनके अंदर की क्वालिटी क्या है, सारे गुणों का हमें ज्ञान हो पाता है। क्लियर है ना। और एक चीज और है, देखो शुद्ध पौधे और अशुद्ध पौधों में अंतर स्पष्ट किया जा सकता है, मतलब भेद किया जा सकता है। मेंडलवाद से आप ये पता लगा सकते हो कौन सा शुद्ध पौधा है, कौन सा अशुद्ध पौधा है ना। या जैसे आपने देखा था शुद्ध लंबा और शुद्ध लंबा के साथ में शुद्ध बौना को जब क्रॉस करवाया था, तो वहां से एक नई प्रकार की, तो भाई अंतर। तो लिख लो, तीसरा लिख लो, शुद्ध और अशुद्ध पादपों में भेद किया जा सकता है। शुद्ध और अशुद्ध पादपों में भेद किया जा सकता है। शुद्ध और अशुद्ध पादपों में भेद किया जा सकता है। शुद्ध और अशुद्ध पादपों में भेद किया जा सकता है। शुद्ध और अशुद्ध पादपों में भेद किया जा सकता है। तो एक तो ये हो सकता है। अच्छा एक चीज और समझो, जैसे क्या हुआ, शुद्ध बौने पौधा है ना, और सॉरी शुद्ध लंबा पौधा कैपिटल टी और शुद्ध बौना पौधा स्मॉल टी के साथ जब संकरण आप करवाते हो तो संकर लंबा पौधा मिलता है, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये बताओ, जो संकर लंबा पौधा होता है, क्या वो रोग प्रतिरोधी पादप होते हैं कि नहीं? रोग प्रतिरोधी पादप का मतलब रोगों से लड़ने की शक्ति उनके अंदर होती है कि नहीं? होती है। सुनो, रोग प्रतिरोधी पौधे है ना, या रोग प्रतिरोधी किस्मों, आजकल ऐसी रियल लाइफ में देख लो, आजकल आप देखे होंगे धान का हुआ, गेहूं का हुआ या किसी भी चीज का हुआ, ऐसी हाइब्रिड प्रजाति आती हैं जिनके लिए कहा जाता है कि इनमें ये रोग लगेगा ही नहीं। जैसे धान में बहुत ज्यादा एक सफेद चींटी दीमक लगता है, तो कई सारी ऐसी वैरायटी भी आने लगी हैं कि दीमक प्रतिरोधी होती हाइब्रिड में। समझ पा रहे हैं ना। तो मेंडलवाद से या मेंडलवाद की सहायता से क्या किया जा सकता है, रोग प्रतिरोधी पौधे, जैसे चाहे गेहूं का हो, चाहे गन्ना का हो या चावल का हो, विभिन्न प्रकार की किस्मों को हम तैयार या विकास कर सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे आजकल क्या है, गन्ना वगैरह में ऐसा कुछ केमिकल मिलाकर ऐसे बो दिया जाता है। क्लियर है? केमिकल होता है, तो उससे क्या होता है, सही हो जाता है। या कोई भी चीज आजकल कोई भी बुआई की जाती है, सबसे ज्यादा आजकल फोकस किया जा रहा है, तो हाइब्रिड प्रजाति पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि हाइब्रिड प्रजाति क्या होती है, जल्दी हो जाती है, पैदावार अच्छी होती है और कहीं ना कहीं रोगों से लड़ने की शक्ति होती है अपेक्षाकृत देसी प्रजाति। क्लियर है? तो लिख लो, रोग प्रतिरोधी पौधे जैसे, रोग प्रतिरोधी पौधे जैसे, रोग प्रतिरोधी पौधे जैसे गेहूं,
गन्ना, चावल, रोग प्रतिरोधी पौधे जैसे गेहूं, गन्ना, चावल आदि किस्मों का विकास किया जा सकता है। आदि किस्मों का विकास किया जा सकता है। रोग प्रतिरोधी पौधे जैसे गेहूं, गन्ना, चावल, मक्का आदि किस्मों का विकास किया जा सकता है। अच्छा, अब जरा दिमाग लगाओ, जब ऐसे अच्छी अच्छी किस्मों का विकास किया जाएगा तो स्वाभाविक है भाई पैदावार भी अच्छा होगी, है ना? तो मतलब उन्नत किस्में बनाकर उनके उत्पादन में भी तो वृद्धि कर सकते हैं। अगला पॉइंट लिख लो, उन्नत किस्में बनाकर, अगला पॉइंट, उन्नत किस्में बनाकर उनके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। उन्नत किस्में बनाकर उनके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। उन्नत किस्में बनाकर उनके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। उन्नत किस्में बनाकर उनके उत्पादन में वृद्धि। अच्छा, एक चीज और है, जैसे क्या है, आनुवंशिक रोगों की खोज करके, है ना, और उनका निदान भी तो किया गया है। जैसे पौधों में कोई रोग हुआ है, पहले तो ऐसे लोगों को पता ही नहीं चलता था कौन सा रोग है, लेकिन अब लगभग हर रोग की दवा है ना? चाहे वो खेत के लेवल से हो, चाहे इंसान के लेवल में, कहते हैं लबेरिया, ऐसे आजकल कॉमन रोग है ना, तो हर रोग की दवा है। क्लियर है? तो लिख लो, आनुवंशिक रोगों की खोज और उनके निदान में इसका प्रयोग होता है। आनुवंशिक रोग की खोज और उनके निदान में इनका प्रयोग होता है। आनुवंशिक रोगों की खोज और उनके निदान में इसका प्रयोग होता है। आनुवंशिक रोगों की खोज और उनके निदान में इसका प्रयोग होता है। तो ये मेंडलवाद का इंपॉर्टेंस है, मेंडलवाद का। क्लियर है? समझ में आया? तो ये तीनों था आपका, तो ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। ओके, क्लियर है?